हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजी के चैप्टर सेल एंड टिश्यूज़ का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सेल ऑर्गेनल्स। प्रीवियस सेशंस में हमने अभी तक सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो अब बारी आती है इस चैप्टर के एक और मेजर टॉपिक को स्टार्ट करने की। कौन सा है वो मेजर टॉपिक? तो वो है सेल ऑर्गेनल्स। देखा जाए तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम सभी सेल ऑर्गेनल्स को एक साथ इसी सेशन में कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं केवल 3 सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला आएगा ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की, जिसको कि आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, और फिर हम बात करेंगे राइबोसोम्स के ऊपर। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एंड राइबोसोम्स की। ठीक है, तो सेशन का टारगेट तो सेट है, सबको समझ में भी आ गया है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर हमसे पहली चीज़ क्या बोली जा रही है कि एवरी लिविंग सेल हैज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप द सेल कंटेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब भाई ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसका पता हमें बिल्कुल अभी चला है, आज ही के इस सेशन में चला है। नहीं, ये बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सभी लिविंग सेल्स को सराउंड करने के लिए एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। वो अलग बात है कि प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में, फंगल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सभी लिविंग सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल्स में कहाँ सेल वॉल होती है भाई? एनिमल सेल्स में आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना? तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सभी लिविंग सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सभी लिविंग सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। यही तो यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी लिविंग सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट। अब किस चीज के लिए होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? टू कीप द सेल कंटेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है, उसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जो भी मसाला है, उस मसाले को, मतलब सेल के अंदर के मसाले को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड रखना। सेपरेटेड बोला है, आइसोलेट नहीं बोला है। देखो ऐसा है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये पढ़ा है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि चुन चुन के ही चीज़ों को सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। क्यों? क्योंकि भाई उसके ऊपर ना एक बहुत ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने की। अब वो ऐसा तो कर नहीं सकती कि सेल को क्या करे, बिल्कुल बाहरी दुनिया से आइसोलेट करवा दे, कि फॉर एग्जाम्पल सेल को चाहिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एनवायरनमेंट से। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी किसी भी चीज़ को सेल के अंदर, क्योंकि मुझे क्या करना है? सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो बेचारा सेल क्या करेगा? वो ऑक्सीजन मांगता रहेगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाने नहीं देगी। क्या होगा? ग्रेजुअली जो सेल है वो बीमार पड़ जाएगा और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। सिमिलरली जो सेल है हमारा, उसमें क्या हुआ है? कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी चीज़ नहीं है, सेल के लिए वेस्ट है, टॉक्सिक है। तो सेल ये चाहता है कि ये बाहर निकल जाए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि मान ही नहीं रही है। वो बोल रही है कि नहीं नहीं, मैं तो किसी भी चीज़ को जो है ना सेल के बाहर जाने नहीं दूंगी, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो क्या होगा? इस टॉक्सिक वेस्ट के कारण सेल जो है बीमार पड़ जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। इसका मतलब क्या कि सेल का जो एक इंटरेक्शन है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो हमेशा
बने रहना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी कट ऑफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्मार्ट वर्क करती है, दिमाग अपना चलाती है कि हम क्या हो जाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाते हैं। इम्परमिएबल होने से अच्छा है या परमिएबल होने से अच्छा है हम सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाए, गिन चुन के चीजों को अंदर मतलब सेल के अंदर या बाहर जाने दे। इससे क्या होगा, सेल का जो इंटरेक्शन होगा अपने बाहरी वातावरण के साथ वो बना रहेगा और सेल जो है वो बढ़िया तरीके से सर्वाइव करेगा। ठीक है ना। तो ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अभी एक और बार बता दी है, तो उम्मीद करती हूं कि अब सबके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। ठीक है। नाउ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड द सेल इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, तो सेल के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सेल्यूलर एक्टिविटीज। कभी भी ये वर्ड आएगा तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये सेल्यूलर एक्टिविटीज क्या होता है। सेल के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज को ही हम बोलते हैं क्या, सेल्यूलर एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज में होता क्या है, बहुत सारी आप बोल सकते हो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, देखो वो वाली रिएक्शन जिसमें कि एक मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में। आई बात समझ में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरा मॉलिक्यूल बनाऊं क्या, ये देखो ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये जो पूरी एंटायर प्रोसेस है ना कि एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सेल के अंदर जो भी तमाम सेलुलर एक्टिविटीज चलती हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होती हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अब आप बोलोगे कि मैम ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो बायोमॉलिक्यूल्स को बेसिकली शॉर्ट कर दिया है, पूरा वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। पूरा वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो आप बोलोगे कि मैम अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सेल में बनने वाले सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। लिख दूं क्या, कार्ब मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि प्रोटीन्स, इसके अलावा क्या बोला मैंने, लिपिड्स, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये 4 मतलब सेल्स में ये 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में बनते हैं। कौन से हैं 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिकली इन बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज, तो इन सेलुलर एक्टिविटीज में होता क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। बायोमॉलिक्यूल्स इनके बीच में क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। तो ये सब होती है क्या, सेल्यूलर एक्टिविटीज। अब तो कभी नहीं भूलोगे कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज। चलिए, these cellular activities occur in various compartments within a cell। और ये जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है ना, ये सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होती हैं। So, such cells have developed various membrane-bound organelles within themselves to keep different kinds of metabolic activities separated from each other। अब जब पता है कि सेल के अंदर इतनी तमाम सारी क्या चल रही हैं, सेलुलर एक्टिविटीज चल रही हैं, तो ऐसे में जो कुछ सेल्स होते हैं ना इस तरह के, वो क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स डेवलप कर लेते हैं।
ताकि इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ना एक दूसरे से अलग अलग कर पाए। पता चला प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, तो अगर ये अलग अलग जगह नहीं बनेगा तो दोनों की ही बनने की सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या कर सकती है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकती है। भाई सेल के अंदर प्रोटीन भी बनना है, सेल के अंदर लिपिड भी बनना है, तो बेहतर तो यही होगा ना कि हम क्या करें, इन दोनों ही एक्टिविटीज को थोड़ा सा अलग अलग करके रखें एक दूसरे से, वरना क्या होगा, दोनों ही एक्टिविटीज जो है ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी और हो सकता है कि इन एक्टिविटीज की जो एफिशिएंसी है वो फिर कम हो जाए। तो ऐसी फालतू चीज ना हो, इसके लिए सेल क्या करते हैं, अपने ही अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है ना क्या करते हैं, बेसिकली डेवलप करा लेते हैं ताकि ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक दूसरे से सेपरेटेड रखा जा सके। नाउ दीज मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। और यही मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स, आप बोलोगे कि मैम ये सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेल के अंदर आने वाले, सब मतलब क्या, सेल के अंदर आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स जो हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल्स। इनको आप शॉर्ट में पता है क्या बोल सकते हो, स्मॉल ऑर्गन्स। जैसे कि हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में तमाम सारी एक्टिविटीज होनी है, रेस्पिरेशन भी होना है, डाइजेशन भी होना है, अब्जॉर्प्शन भी होना है ना, एक्सक्रीशन भी होना है, रिप्रोडक्शन भी होना है। तो इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, किडनीज है, लंग्स है, ब्रेन है, ये सभी तमाम सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं या नहीं है। एक जैसे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलनी है होती हैं, उन एक्टिविटीज को एक दूसरे से सेपरेटेड अलग अलग रखने के लिए सेल्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सेल ने जो सेल ऑर्गेनल्स बनाए हैं ना, उन्हीं ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होने वाली है, एक्टिविटीज होने वाली है। तो क्यों ना हम इन सेल ऑर्गेनल्स को सेल के छोटे ऑर्गन्स बोल दें। भाई जैसे हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, जब बात आती है किसकी, डाइजेशन की, तो हमको पता है कि हमारा पेट क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। तो सिमिलरली सेल के अंदर सपोज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या सपोज सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो क्यों ना हम सेल के अंदर प्रेजेंट इन सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स को क्या बोल दें, स्मॉल ऑर्गन्स बोल दें, कि भाई ये भी तो काम कर रहे हैं ना, राइबोसोम भी तो प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो फिर ऑर्गन बोल देते हैं ना, क्या जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि द मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल ऑर्गन्स। चलिए, तो ये पूरी कथा अपनी अभी नहीं हुई है, अभी और बाकी। एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, all other cell organelles are found embedded in the cytosol। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को छोड़ करके जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, साइटोसोल में ही एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए रहते हैं। ईच सेल ऑर्गेनल हैज अ डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल का, जैसे कि देखो आप ना सेल के ऑर्गेनल्स को अपने बॉडी के ऑर्गन्स के साथ में रिलेट कर सकते हो, कि जैसे कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका शेप आप बोल सकते हो कि अलग अलग होते हैं ना। जैसे कि हम अपने ब्रेन की बात करें तो वो होता है ना अखरोट, है ना, तो अखरोट के ही शेप का क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी किसकी, स्टमक की, तो स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, अपनी इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन तो लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। अगर हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज का शेप कैसा होता है, ऐसा राजमे के दाने के समान, है ना। तो कुछ इसी तरीके से सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका भी एक डेफिनेट शेप होता है और स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है। प्रेजेंस ऑफ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रॉपर टॉपिक नहीं उठाने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का,
जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो हम पता करते जाएंगे। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो नए जमाने के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था आपको कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि भाई एक प्रॉपर न्यूक्लियस उनके पास होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ही गायब रहती है। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक और डिफरेंस कि प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन वन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स का जो प्रेजेंस है वो क्या है, एक उनका बहुत ही बढ़िया सा फीचर है विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि आप बोल सकते हो कि उनको प्रोकैरियोटिक सेल से क्या करता है, अलग बनाता है। इसका मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। भाई तभी तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, एडवांस टाइप के सेल्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस टाइप के सेल्स है तो क्यों, क्योंकि देखो ना एकदम आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्या होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, एक्टिविटीज होंगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल अब क्योंकि पुराने जमाने के हैं इसलिए आप बोल सकते हो कि उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो यूकैरियोटिक सेल में आप बोल सकते हो कि उनका एक बढ़िया फीचर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस, जो कि उनको अलग बनाता है प्रोकैरियोटिक सेल से। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले सेल ऑर्गेनल की, जिसका नाम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैं आपको बताऊं, हम ना बहुत ही आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों ही सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स, ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ कुछ जगहों पर मेम्ब्रेन्स के एक सिस्टम के साथ जो है कनेक्टेड होती है। तो वो जो मेम्ब्रेन्स का सिस्टम होता है ना उसी को हम क्या बोल रहे थे, जल्दी बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो आ गया वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर। जब हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर, जब हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर, इसका मतलब क्या कि हम दो सेल्स के बीच की कहानी बोल रहे हैं। दो सेल्स के बीच की कहानी को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेल्यूलर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी इंट्रासेल्यूलर की, इसका मतलब क्या कि एक मतलब सेल के अंदर की ही बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब क्या, स्कूल्स के बीच में होने वाला कॉम्पिटिशन है ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सेल की जगह स्कूल लगा दिया, क्या फर्क पड़ गया, फर्क ये पड़ा कि दो स्कूल्स के बीच में होने वाला क्या, कंपटीशन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या, सेल के अंदर, विद इन अ सेल। ठीक है, तो ER क्या है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और वेसाइकल्स का। मतलब ER होता क्या है, ER नेटवर्क होता है किसका, ट्यूब्स का और वेसाइकल्स का। वेसाइकल्स मतलब क्या, बोरे, सैक। ठीक है, तो और ये ट्यूब्स और वेसाइकल्स कैसे होते हैं, बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं, सेल के अंदर ही, इसलिए वर्ड आया है कौन सा, इंट्रासेल्यूलर। that occupies most of the cytoplasm in almost all the eukaryotic cells। मतलब मनमानी चल रही है और कुछ नहीं। जैसे कि हम प्लांट सेल्स में बोलते हैं ना कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सेल की आप बोल सकते हो कि 50 से 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, वैसे यहाँ पे गुंडा राज फैला हुआ है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कि ये क्या होता है ER, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि नेटवर्क होता है इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स का, जो कि ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं क्या कि ER क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये नेटवर्क होता है
इंट्रासेल्यूलर, सेल के ही अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स का। इसका मतलब क्या कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका बना होता है? मेम्ब्रेन से बंधी ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स का। सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सभी यूकेरियोटिक सेल्स में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। द मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस सिस्टम आर लाइपोप्रोटीनिक इन नेचर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ईआर क्या है? ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स का नेटवर्क है। ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये बेसिकली क्या होती हैं? लाइपोप्रोटीनिक होती नेचर में। इसका मतलब क्या कि लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। भाई लाइपोप्रोटीनिक तोड़ दो ना, लाइपो मतलब कहां से आए? लिपिड से। प्रोटीनिक तो मतलब समझ में ही आ रहा है क्लियरली। तो जो वेसाइकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती हैं, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है। अब ये मत बोला कि मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाओ, नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझा चुकी हूं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला सेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो, द ईआर इज मोर प्रोमिनेंट इन यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स एज कंपेयर टू ओल्डर सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो यंग और डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है? ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू ओल्डर सेल्स। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में गायब होता है। ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक सेल्स को मतलब ही नहीं है हम तो सबसे पहले आए थे सेल, तो हम में जो आ पाया सो आ गया। अब जो नहीं है तो क्या, क्यों उस चीज की फिक्र करें, हमें मतलब नहीं है। अच्छा देखो, तो कुछ इस तरीके से क्या दिखता है? अपना ईआर दिखता है। ठीक है, देखो ये क्या है? अपना न्यूक्लियस है। अपने सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस की बेसिकली ये क्या है? आउटर एनवलप है। अरे यार दूसरा कलर लेते हैं, रुक जाओ। ये क्या है? न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवलप है, उसकी ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूं, ये क्या है? बेसिकली न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूएशन में है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये पूरा पता है क्या है? ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तभी तो मैं बोल रही हूँ गुंडा राज फैला करके रखा है सेल के अंदर। सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट सभी यूकेरियोटिक सेल्स में आप बोल सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म में क्या करता है? अधिकतर साइटोप्लाज्म को घेर करके रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। देखो ना कितना बड़ा है, न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और वेसाइकल्स का। तो यहाँ पे आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये देखो ये ट्यूब्स, ये देखो ये ट्यूब्स, ये देखो ये देखो ये देखो, ये है ना। तो ये आपको बकायदा ट्यूब्स नजर आ रही होंगी, और यहाँ पे आपको कुछ बोरे नजर आ रहे होंगे। ये बोरे नहीं दिख रहे क्या? ये देखो ये बोरे, ये बोरे। वेसाइकल्स मतलब क्या? बोरे। आप बोलोगे कि मैम आपने तो वैक्यूल्स में भी यही बताया था। हाँ बताया था। तो वेसाइकल्स, वैक्यूल्स ये क्या होते हैं? ये सैक ही तो होते हैं, बोरे ही तो होते हैं। हम अपने घर में क्या करते हैं? चीजों को बोरों में पैक करके रखते हैं कि नहीं? मतलब सभी चीजों को नहीं, कुछ कुछ चीजों को। जैसे कि गेहूं आता है आपके घर में कि नहीं आता? तो गेहूं को कैसे लेके आते हैं हम? बोरे में पैक करके। देखो कुछ इसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होते हैं? बोरे होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये क्या है? आपको सेल के, यूकैरियोटिक सेल की, टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो होते ही नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, ये जो आपको नीला नीला आसमानी साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म ही है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूएशन में होती है। किसके कंटिन्यूएशन में? तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स के नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स नजर आ रही हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स नजर आ रहे हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स और ट्यूब्स मिल करके क्या करते हैं? एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं। आई रिपीट, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स
एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये दोनों ही मिलकर के एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द ER इज ऑफ टू टाइप्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दीज अपीयर रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक बात बताओ, चलो ठीक है, आपको बोलना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, तो उनका नाम रफ और स्मूथ ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? एक को प्लेन बोल देते, एक को कर्वी बोल देते। ये रफ और स्मूथ क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बोला जा रहा है कि जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, बेसिकली रफ लगता है। क्यों रफ लगता है? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन लाइक राइबोसोम्स ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस। इसका मतलब क्या कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हो तो उसके सरफेस पे आपको बहुत सारे ग्रेन लाइक आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्स अटैच्ड मिलते हैं। तो इन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि आप ना जो है ना दो कपड़े ले लो और एक कपड़े के ऊपर आप क्या करो, थोड़े से मोती बिछा दो और दूसरे कपड़े को आपको कुछ नहीं करना, मतलब दोनों ही कपड़ों के पीसेस को आपको एक टेबल पे रखना है। जो एक पीस है उस पर आप क्या करो, थोड़े से मोती बिछा दो, या अगर मोती नहीं है घर में तो गेहूं के दाने तो होंगे वो रख दो, या कुछ नहीं तो चावल के दाने रख दो, या कुछ नहीं तो दाल ही रख दो, कम से कम कुछ ना कुछ तो हो गई, दाल चावल में से, गेहूं में से कुछ एक है ना। तो क्या करोगे आप, एक कपड़े के पीस पे मोती रख दिए, दाल रख दी, चावल रख दी, कुछ भी रख दिया, गेहूं रख दिए, और दूसरे कपड़े पे आपको कुछ नहीं करना है। अब दोनों ही कपड़ों पे जरा आप हाथ फिरा करके देखो, कौन सा स्मूथ लगेगा? वो वाला ना जिसकी सरफेस पे कुछ नहीं है, और जिस कपड़े के पीस पर आपने ये चीजें रखी हैं, मोती रखे हैं, दालें रखी हैं, चावल रखा है, गेहूं रखा है, उसका सरफेस क्या होगा, देखने में रफ लगेगा, देखने में भी रफ है और टच करने में भी रफ ही लगेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं तो उसका सरफेस हमें कैसा दिखता है, रफ दिखता है। क्यों रफ दिखता है? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे आप बोल सकते हो कि ग्रेन लाइक राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अगर इस डायग्राम को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, इतना पूरा, इसको हम बोलते हैं, हाँ ER तो है लेकिन ये कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? देखो सरफेस पे कितने सारे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या अटैच्ड है, ग्रेन लाइक राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेन लाइक राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं सरफेस पे, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, जिसकी वजह से जब इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना तो ये पूरा आपको रफ नजर आएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो फिर क्या बोला जा रहा है, द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि राइबोसोम्स को हम ना प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। दस RER is engaged in the synthesis and transport of proteins। देखो RER के ऊपर जब इतने सारे प्रोटीन्स हैं, RER के ऊपर जब इतने सारे क्या है, राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो होगा क्या कि जो पूरा का पूरा RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किस चीज में इंडल्ज होगा, किस चीज में एंगेज होगा, तो आप बोलोगे प्रोटीन के सिंथेसिस में एंड उसके ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि भाई दिमाग लगाओ ना, अगर एक सपोज शहर है, ठीक है, उस शहर में आपने बोला, मतलब बहुत बड़ा सा शहर नहीं, छोटा सा ही शहर है, और उसमें आप बोल सकते हो कि कम से कम 20 क्या है, फैक्ट्रीज हैं शक्कर बनाने की। इसका मतलब क्या कि वो जो पूरा शहर होगा वो पूरा का पूरा शुगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स बिल्कुल चिपके हुए हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब क्या कि जो पूरा का पूरा RER है वो किस चीज में एंगेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी। भाई अगर RER ने प्रोटीन बना लिया है, मतलब RER के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं उनने प्रोटीन्स बना लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी कि प्रोटीन्स को बस अपने पास ऐसे समेट के रख लेंगे। अरे कहीं देना भी तो होगा ना, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन करेगा, RER करेगा।
RER का काम क्या होता है, जो राइबोसोम्स चिपके हुए हैं वो राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन बनाएंगे और फिर इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। Now, generally, RER is more abundant in the deeper part of the cytoplasm near the nucleus. जो RER है वो generally आप बोल सकते हो कि सेल का जो डीपर मतलब साइटोप्लाज्म का जो डीपर पोर्शन है, जो डीपर पार्ट है, वहां प्रेजेंट होता है उसके आसपास, नियर द न्यूक्लियस, वेयर इट इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि भाई जो RER है वो साइटोप्लाज्म के डीपर हिस्से में है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ RER क्या है, कंटिन्यूएशन में है। न्यूक्लियस कहां पाया जाता है भाई, समझाया था ना यूकैरियोटिक सेल में, कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि जनरली सेंट्रली लोकेटेड होता है, कि ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा बोल सकते हो कि इतना बड़ा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां है, बीचों बीच है, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के कंटिन्यूएशन में कौन है, RER है। तो इसीलिए RER हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, और जनरली आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म के डीपर पोर्शन में पाया जाता है। कौन, RER। RER के लिए बोला है, SER के लिए नहीं बोला है। चलो फिर इसके बाद में क्या है, अब हम बात करते हैं SER की। SER क्या बोल रहा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। तो SER में आप बोल सकते हो कि ट्यूब्यूल्स, अच्छा ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, आप बोलोगे कि मैम एक होती है ट्यूब्स और दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स, इसका मतलब क्या है, ट्यूब्यूल्स मतलब छोटी ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्यूब्यूल्स मतलब कि टाइनी ट्यूब्स। अब ट्यूब्स तो कितनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जब हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स इसका मतलब क्या, कि छोटी छोटी ट्यूब्स। तो इसमें जो बेसिकली SER है इसमें ट्यूब्स और वेसिकल्स होते हैं। इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स। अब जैसे कि हमने बोला कि RER को हम रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसका जो सरफेस है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस, वो हमको रफ नजर आता है। तो इसको हम स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, वही लॉजिक कि जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं तो इसका सरफेस हमें स्मूथ दिखता है। सरफेस स्मूथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते, खत्म बात। तो इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स एंड इज मोर अबंडेंट नियर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर इट मे बी अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि हम RER के लिए बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के डीपर पोर्शन में मिलता है और न्यूक्लियस के पास मिलता है, वहीं SER ये पूरा क्या है, ये पूरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफी स्मूथ है, ये रफ है क्योंकि राइबोसोम जुड़े हुए हैं सरफेस पे, इसमें नहीं है तो इसलिए स्मूथ नजर आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो SER है इसको हम बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में मिलता है, और हो सकता है कि यहाँ से बेसिकली क्या हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे ऐसे जुड़ा हुआ हो सकता है, कभी कभी जुड़ा भी रहता है, कभी कभी नहीं भी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो RER की पोजीशन मैंने आपको बता दी है, साइटोप्लाज्म के डीपर पोर्शन में नियर द न्यूक्लियस। SER आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में रहता है, साइड में रहता है, और कभी कभी हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट। द ER एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड आल्सो मेंटेन्स इट्स फॉर्म। तो बेसिकली आप बोल, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि जो ER है वो गुंडा राज उसका चलता है सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली आप बोल सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें उनकी जो मतलब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में अच्छी खासी जगह ऑक्यूपाई करके बैठा होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब आप खुद ही सोचो, जैसे कि अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं कि सपोज ये क्या है, सेल है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से शुरू हो जाता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के कंटिन्यूएशन में होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने बोला है कि भाई जो RER होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और जो SER है वो सेल के साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ जाता है। तो आप खुद देखो कि कितना गुंडाराज मचा करके रखा है, न्यूक्लियस से शुरू हो गया है एंडो, भाई देखो माना कि ये RER है और ये SER है, लेकिन दोनों मिलाकर के हैं तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ना। तो आप देख सकते हो कि जो पूरा ER है वो कहां से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, सेल के एकदम आप बोल सकते हो कि पेरीफेरी तक फैला हुआ है। अब जब कोई
चीज इतनी फैली रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करने वाली है, सेल का जो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो भी बनाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द ER एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, और उसके फॉर्म को भी वो क्या करता है, मेंटेन करता है। अब जब कोई चीज इतनी फैली है तो वो बेसिकली मतलब सेल में जब कोई चीज इतनी फैली हुई है तो वो बेसिकली क्या करने वाली है, सेल का जो एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, मतलब उसका ढांचा है ना, उसका बेसिकली क्या करने वाली है, ढांचे का एक फ्रेमवर्क बनाने वाली है। कौन, ER, और उसके फॉर्म को भी वो मेंटेन करेगी। आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा फैली हुई है सेल में, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज क्या करेगी, सेल का जो आप बोल सकते हो कि स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो बनाएगी और सेल के फॉर्म को मेंटेन करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट फंक्शन ये है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कैसे, द ER हेल्प्स in the exchange of materials from one part of the cell to another। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ER का काम क्या होता है। देखो अगेन वही वाली बात है ना कि ये फैला ही इतना है कि अगर आप बोलो कि सेल में किसी एक चीज को जो ना किसी चीज की जरूरत है सेल के अंदर, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बोलेगा कि मैं हूं ना, मैं तो हूं ही फैला हुआ, तो मैं फैला के जो ना अपने आप को फैला के मैं उस चीज को पहुंचा दूंगा वहां तक जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। सो ER हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। तीसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ER हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका व्यवहार देखो कितना बढ़िया है। जो RER है वो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और जो SER है वो कई बार क्या करता है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे आकर के जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होना होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा कि मेरा तो बहुत व्यवहार है ना सबके साथ, मैं करवा देता हूं। तो अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है तो वो भी कौन करवा देता है, ER करवा देता है, मदद कर देता है। फिर क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। इट कीप्स द सेल ऑर्गेनल्स properly stationed and distributed in relation to one another। तो बेसिकली जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रॉपरली जो है ना जगह पे बिठाना और उनको जो है ना प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाना, इसमें भी कौन मदद करता है, ER मदद करता है। सरफेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का सरफेस है। क्यों, अभी तो बताया था कि प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन होती है सेल में, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम ही क्या होता है, प्रोटीन बनाना। अब ये राइबोसोम्स कहाँ पाई जा रही हैं, RER के ऊपर, तो RER भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये सरफेस होता है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का, कौन, ER। तो RER ऑफर्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच द राइबोसोम्स कैरी प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स मतलब आप बोल सकते हो कि RER को भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। RER तो चाहता ही है कि हाँ भाई और प्रोटीन और जो राइबोसोम्स है वो मेरे ऊपर आकर के चिपक जाओ। कौन बोल रहा है, ये RER बोल रहा है कि हाँ और राइबोसोम्स आओ और मेरे ऊपर चिपक जाओ और चिपक करके क्या करो, प्रोटीन बनाओ। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि जो RER है वो क्या ऑफर करता है, एक एक्सटेंसिव सरफेस ऑफर करता है जिसपे कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कैरी करते हैं, मतलब कि परफॉर्म करते हैं। फिर क्या है, सरफेसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अब ये थोड़ी ना बात हुई कि बस राइबोसोम्स चिपके हैं तो बस जिंदगी भर क्या होगा, प्रोटीन ही बनेंगे, कुछ और भी तो बन सकता है। कैसे, अब जैसे कि हमने बोला कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर तो राइबोसोम्स होते नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में शामिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, ये कुछ और बनाएगा। क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है बेसिकली लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखा, SER भी बहुत काम का होता है। RER है एकदम बेकार कि उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हैं, राइबोसोम्स बना रहे हैं प्रोटीन, और क्रेडिट उसने ले लिया कि देखो मेरे ऊपर राइबोसोम्स चिपके हैं, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, वो चिपक करके प्रोटीन बना रहे हैं। अरे राइबोसोम तो कहीं भी हो, उनका तो काम ही होता है प्रोटीन बनाना। अब वो चाहे RER पे चिपके हो या किसी मतलब, या आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली आप बोल सकते हो कि मूव कर रहे हो। आई बात समझ में। तो लेकिन जो SER है वो ऐसा नहीं है, वो बकायदा काम करता है। कैसे काम करता है, तो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, फॉस्फोलिपिड्स। तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ और
सब्सटेंसेस के सिंथेसिस का भी सरफेस होता है कौन, RER। कुछ और कौन से हो सकते हैं, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल। पैकेजिंग, द प्रोटीन्स फॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम्स पास इनटू एंडोप्लाज्मिक ER के ल्यूमेन में वेयर दे आर मॉडिफाइड। अब देखो हुआ क्या कि जो भी, इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे कि राइबोसोम, सपोज ये क्या है, एक राइबोसोम है। इस राइबोसोम ने क्या करा है, प्रोटीन बनाया है। इस राइबोसोम ने क्या करा है, प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन बेसिकली कहां जाने वाला है, ये प्रोटीन जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में जाकर के क्या होने वाला है, इस प्रोटीन का आप बोल सकते हो कि मॉडिफिकेशन होने वाला है। मॉडिफिकेशन होकर के क्या होगा, ये जो RER है ना, इससे बनेंगे क्या, वेसाइकल्स, ऐसे गोले गोले वाले वेसाइकल्स। और इन वेसाइकल्स में बेसिकली आप बोल सकते हो कि इन प्रोटीन्स को जो कि राइबोसोम्स ने बनाए थे उनको पैक कर लिया जाता है। तो इन वेसाइकल्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। हुआ क्या कि RER के सरफेस पे जो भी राइबोसोम्स चिपके थे उनने बनाया प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, कहां किया जाएगा, तो ये प्रोटीन जाता है RER के ल्यूमेन में, जहां पे उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद में ऐसे वेसाइकल्स में, ऐसे बोरों में इन प्रोटीन्स को पैक करा जाता है। और ऐसे वेसाइकल्स को अब हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। क्यों, क्योंकि अब ये वेसाइकल्स बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो प्रोटीन है ना अंदर, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं, यहां से वहां ले जाने वाले हैं। तो इन वेसाइकल्स का नाम ट्रांसपोर्ट वेसाइकल क्यों पड़ा है, क्योंकि इनका काम होता है कि अंदर जो प्रोटीन है उसको यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करवाना। इसीलिए नाम पड़ गया क्या, वेसाइकल्स का, बोरो का, ट्रांसपोर्ट वाले बोरे, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। ठीक है, कहां गया, ये रहा। तो प्रोटीन जो भी बना है राइबोसोम्स में वो पास होता है ER के ल्यूमेन में, जहां पे उसको मॉडिफाई किया जाता है। Then the modified proteins move into transitional area where ER क्या करता है, buds of transport vesicle। अभी जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बना है ये बेसिकली कहां से बना है, ER से ही बना है। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के देते हैं सेल में ट्रांसपोर्ट वेसाइकल और उसमें फिर प्रोटीन को जो है पैक किया जाता है, नहीं। ER ही क्या करता है, ER आप बोल सकते हो कि अपने आप में से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में से एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बनाता है और उस प्रोटीन को क्या करता है, उसमें पैक करता है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स जो कि प्रोटीन कैरी कर रहे हैं, ये जाते कहां हैं, ये किसको जाकर के देते हैं उन प्रोटीन्स को, तो आप बोलोगे गोल्जी अपैरेटस को। आई बात समझ में। यहां पे एक GIF भी आपको नजर आ रहा होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है। ये क्या है, ये है ER और ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो देखो वेसाइकल यहां से निकलने वाला है ER में से, ये देखो निकला वेसाइकल, और ये कहां जा रहा है, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। ये कौन सा वेसाइकल है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है। क्यों बोला ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, क्योंकि इसका काम है कि अंदर जो भी प्रोटीन है उसको ट्रांसपोर्ट करना। कहां तक ट्रांसपोर्ट करना, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो किस तरीके से ER से जो है ना एक आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बड ऑफ होता है। ठीक है, जैसे कि हमने आटा सान लिया, हमारे पास आटे का एक डो आ गया। अब हमें क्या करना है, पूड़ी बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो हमें उसके लिए लोई चाहिए है, हमें बॉल्स चाहिए हैं। बॉल्स हम कैसे बनाते हैं, तो जो भी आपने डो रेडी किया है उस डो में से हम ऐसे पकड़ करके खींचते हैं, तो बॉल बन जाती है कि नहीं बन जाती। वैसे ही तो वेसाइकल बना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या हुआ है, एक खींच करके हमने, मतलब हमने नहीं खींचा, अपने आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ है, एक वेसाइकल निकल आया है। उसमें मॉडिफाइड प्रोटीन है जो कि क्या करेगा, वेसाइकल उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा कहां तक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। आई बात समझ में। तो ये सारे काम, अच्छा एक और काम है, हेयर दे आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड इनटू सेक्रेटरी वेसाइकल्स फॉर एक्सपोर्ट बाय एक्सोसाइटोसिस एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद में आगे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन दिया गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आप बोल सकते हो कि प्रोटीन आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर उनको अब सेक्रेटरी वेसाइकल्स में पैक कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कि वो एक्सोसाइटोसिस से बेसिकली क्या हो, सेल के बाहर हो जाए। वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी इतना समझ लो कि
RER ने मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने अपने लेवल पे क्या करा है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बना करके मॉडिफाइड प्रोटीन उसमें डाल दिए हैं और अब वो कहाँ जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स इंक्लूड म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक और काम है डिटॉक्सिफिकेशन। द SER brings about detoxification in the liver, that is it converts harmful materials जैसे कि drugs, insecticides, pollutants and poisons into harmless substances for the excretion by the cell। अब SER ना सिर्फ आप बोल सकते हो कि लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, बल्कि लिवर में आप बोल सकते हो कि डिटॉक्सिफिकेशन भी लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है, तो जो भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं जैसे कि पॉइजन्स, ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, पोल्यूटेंट्स, उनको वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर आप बोल सकते हो कि सेल बाद में क्या करेगा, उनको एक्सक्रीट आउट कर देगा। आई बात समझ में? तो ये सारे फंक्शन है हमारे किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि एक बहुत ही बढ़िया सा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन से बंधे ट्यूब्स और वेसाइकल्स का। दो टाइप के होते हैं, RER एंड SER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे आप बोल सकते हो कि राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए वो माइक्रोस्कोप के नीचे रफ नजर आते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म के डीपर सेक्शंस में, न्यूक्लियस के पास। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एनवेलप की, वो RER के कंटेनेशन में रहती है। ठीक है, SER आप बोल सकते हो कि ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स का नेटवर्क होता है और इसका सरफेस स्मूथ है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि RER के सरफेस पे राइबोसोम्स हैं, वो बनाएंगे प्रोटीन, तो इसीलिए RER भी क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ही एंगेज्ड रहता है। जो SER है वो बेसिकली क्या करता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन भी लेकर के आता है SER। ये भाई लिवर के जो सेल्स हैं, है ना, लिवर के जो अगर हम बोल रहे हैं कि लिवर क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर के सेल्स कर रहे हैं। तो लिवर के जो सेल्स होते हैं उनमें बेसिकली होता है क्या, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ये SER क्या करता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पोल्यूटेंट्स हो गए, उनको वो कन्वर्ट कराएगा हार्मफुल सब्सटेंसेज में, जिसके आप बोल सकते हो कि इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिर इसके बाद में सेल क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो SER है वो साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में पाया जाता है, कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अब क्योंकि इतना फैला हुआ बिजनेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसीलिए ये सेल के फॉर्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो भी जो है ना बेसिकली उसको भी सपोर्ट करता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज होना है मटेरियल्स का, तो वो भी कौन करवा देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रॉपर्ली एक पोजीशन पे रखना, है ना, और उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें भी कौन मदद करता है, ER मदद करता है। फिर इसके बाद में अब जैसे कि देखा आपने कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी ER मदद करता है। कि जैसे कि हमने देखा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या चाहिए है, प्रोटीन चाहिए है, ताकि वो उसको मॉडिफाई करे, सॉर्टिंग करे, पैकेजिंग करे उसकी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ये प्रोटीन ला करके कौन देगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो दे रहा है। भाई ये वाला GI जो मैंने आपको दिखाया है ये वही तो है कि खुद ने जो प्रोटीन बनाया था और अपने लेवल पे जो भी उसका मॉडिफिकेशन किया था ल्यूमेन में ले जा करके, अब उसी प्रोटीन को बेसिकली वेसाइकल में पैक करके वो भेज देता है किसके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो यही तो यहाँ पे बोला गया था फंक्शन कि भाई सेल में अगर मटेरियल्स को क्या करना है, एक्सचेंज करवाना हो वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, तो इसमें भी क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। तो ये पूरा हुआ क्या अपना एक सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सेल ऑर्गेनल की, जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, दोनों बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। नाउ गोल्जी अपैरेटस आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। तो पहले के ज़माने में यही होता था कि
जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जिस भी चीज़ को, तो उसी साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उस चीज़ का नाम आप बोल सकते हो कि साइंटिस्ट के नाम पे ही रख दिया जाता था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो गोल्जी अपैरेटस है इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। तो इसीलिए इस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या पड़ गया, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म्स ऑफ मैमल्स। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, सभी में, लेकिन एक्सेप्शन है क्या, मैमल्स के स्पर्म्स और जो मैच्योर आरबीसीज हैं। रेड ब्लड सेल्स मतलब कि आरबीसीज ही होता है ना, तो वो वाली आरबीसीज जो कि मैच्योर हो चुकी हैं उनमें नहीं होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर इट इज ऑल टुगेदर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, it is altogether absent in prokaryotes, example bacteria, blue green algae। प्रोकैरियोटिक सेल्स को इसमें भी कोई मतलब नहीं है, उनमें ER भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और ना ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। In animal cells, Golgi apparatus is usually located at a specific site to the nuclear envelope, है ना। आप बोल सकते हो कि जो एनिमल सेल्स हैं, हम में, आप में, हम सभी में, तो हम एनिमल सेल्स में जो गोल्जी अपैरेटस है वो एक स्पेसिफिक साइट पे जो है लोकेटेड होता है टू द न्यूक्लियर एनवलप। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, अब इसको ध्यान से सुनना, प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं तो जो स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब प्लांट सेल्स में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे से गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, स्कैटर्ड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये सवाल आता है इसलिए बता रही हूं मैं आपको कि डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं। तो डिक्टायोसोम्स और कुछ नहीं, जो मिनिएचर फॉर्म है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वही होते हैं कि प्लांट सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे मैनी स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स, और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक स्पेसिफिक साइट पे पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल्स में जो बहुत सारे छोटे छोटे से गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स। तो प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, डिक्टायोसोम्स होते हैं। फिर इसके बाद में ओरिजिन क्या है, तो गोल्जी अपैरेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज लॉस्ट इट्स राइबोसोम्स। मतलब कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना वो बेसिकली कहाँ से आया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आया है। बस फर्क क्या है कि ये एक ऐसा RER है जो कि लुट पिट गया है, यानी कि उसके जो राइबोसोम्स है ना वो हट चुके हैं। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, लुटा पिटा RER। या आप ये बोल सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो लुटे पिटे RER से। RER से होगा, लेकिन उसके जो राइबोसोम्स हैं वो गंवा चुके हैं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस के स्ट्रक्चर की। द गोल्जी अपैरेटस इज अ डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखो यहाँ पे भी क्या आ चुके हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बेसिकली वही मेम्ब्रेन से बंधे हुए क्या, बोरे। लेकिन यहाँ पे फर्क है। फर्क क्यों है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन से बंधे हुए बोरे हैं, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, और एक के बाद एक पैरेलली, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ फ्लैटेंड सैक लाइक सैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिस्टर्ने बोलते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूं उसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ध्यान से सुनिएगा कि हमने बोला कि जो गोल्जी अपैरेटस है वो RER से ही ओरिजिनेट हुआ है। फर्क क्या है कि अब RER के पास उसके राइबोसोम्स है नहीं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ये वेसिकल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के से पैरेलल होते हैं और चपटे होते हैं। तो ऐसे ही फ्लैटेंड सैक लाइक सैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। तो जो ओवरऑल शेप है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो कैसा बन जाता है, डिस्क लाइक बन जाता है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सब के सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं है। देखो ये रहा एक वेसिकल और ये रहा दूसरा वेसिकल, तो देखो ये दोनों ही पैरेलल है या नहीं है।
ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सभी के सभी जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल है। पैरेलल तो है लेकिन कैसे हैं, चपटे भी हैं, फ्लैटेंड भी हैं। तो ऐसे ही फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है, चलो। शॉर्ट ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द सिस्टर्ने। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होती है, छोटी ट्यूब्स, है ना। फिर से लिख देती हूं, टाइनी ट्यूब्स। छोटी छोटी ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते थे। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि जो सिस्टर्ने है, ये जो सिस्टर्ने है ना, इनके पेरीफेरी से, इनके साइड में से छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स निकल आती हैं। छोटी छोटी सी ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्यूल्स निकल आती हैं। देखो ये निकली, ये निकली, ठीक है ना, यहाँ भी निकली हैं और यहाँ भी निकली हैं, ये भी। तो सिस्टर्ने के आप बोल सकते हो कि पेरीफेरी से टाइनी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। Some of these enlarge at their ends to form vesicles। और इनमें से कुछ ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो कि सिस्टर्ने के पेरीफेरी से निकली हैं, वो ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती है। काय के लिए, वेसिकल्स बनाने के लिए। which lie near the end and the concave surface of the Golgi apparatus। और बेसिकली आप बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ट्यूब्यूल्स बनाई, अब आप देखो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये अपने एंड पे जाकर के क्या हो गई, फूल गई। देखो ये वाली भी फूल चुकी है, ये भी फूल चुकी है ना, ये भी फूल चुकी है, ये देखो ये वाली। तो ये बेसिकली फूल क्यों रही, क्योंकि इनको क्या करना है, बेसिकली वेसिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सम ऑफ दीज एनलार्ज एट देयर एंड्स टू फॉर्म वेसिकल्स व्हिच लाई नियर द एंड्स एंड द कॉन्केव सरफेस ऑफ द गोल्जी apparatus। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि जो गोल्जी apparatus है वो ER से ही बनता है। बस ER क्या है, लुट पिट गया है, उसके राइबोसोम्स जा चुके हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, जो कि चपटे होते हैं, ये वेसिकल्स चपट जाते हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे ही फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को, जो कि एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। सिस्टर्ने के पेरीफेरी पे छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स निकल आती हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स एंड पर जाकर के फूल जाती हैं वेसिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। जब आपको इतना कुछ समझ में आ ही गया है तो अब हम एक काम करते हैं ना, आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है कि द टू पोल्स ऑफ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड सिस फेस एंड ट्रांस फेस which act as the receiving and shipping departments respectively। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके दो पोल्स होते हैं, एक का नाम है सिस फेस और दूसरे का नाम है ट्रांस फेस। सिस फेस को हम और क्या बोलते हैं, रिसीविंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सिस फेस एक ऐसा फेस है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो कि चीज़ों को रिसीव करने का काम करता है। चीज़ों को बोलता है कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सिस फेस है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि चीज़ों को रिसीव करने का काम करता है। इसीलिए सिस फेस का नाम क्या पड़ चुका है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। वहीं जो ट्रांस फेस है उसका काम क्या होता है, चीज़ों को बाहर भेजना। एक अंदर लेकर के आ रहा है, जो सिस फेस है वो चीजों को रिसीव कर रहा है, वो अंदर लेकर के आ रहा है, और जो ट्रांस फेस है वो क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है कि भाई तुम्हारा भी ट्रांसपोर्ट होगा। वो चीजों के शिपिंग में बेसिकली हेल्प कर रहा है। इसीलिए उस ट्रांस फेस का नाम क्या पड़ गया, शिपिंग डिपार्टमेंट। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस आप बोल सकते हो कि एक ऐसा फेस है जो कि चीज़ों को रिसीव करने का काम कर रहा है, जो चीज़ों को रिसीव कर रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर के आ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। वहीं जो ट्रांस फेस है वो चीज़ों को बाहर भेज रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो जाए, कि तुम्हारी शिपिंग हो जाए। इसीलिए ट्रांसफेस का जो नाम है वो क्या है, शिपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो अब
नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है कि द सिस फेस इज यूजुअली नियर द ईआर, यानी कि जो सिस फेज होता है वो अधिकतर आप बोल सकते हो कि कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों? चलो एक काम करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जीआईएफ दिखाया था, एक एनिमेशन दिखाया था, ये याद है कि नहीं याद है? होना चाहिए, अभी तो दिखाया था थोड़ी देर पहले। इसमें हो क्या रहा था कि हमारे पास बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास ईआर है, और ईआर पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। टू बी मोर स्पेसिफिक, ईआर में भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है ना, तो राइबोसोम्स तो होते ही हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, उनका काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो कुल मिलाकर के जो पूरा आर है वो भी प्रोटीन के सिंथेसिस में शामिल होता है पूरे तरीके से, ठीक है। अब जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो बेसिकली उस प्रोटीन को हमें मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चला जाता है। ल्यूमेन में जाकर के इस प्रोटीन का जो भी मॉडिफिकेशन होना है वो होता है, और फिर इसके बाद में इस प्रोटीन को वेसाइकल में पैक करके भेज दिया जाता है। और वो जो वेसाइकल है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसका नाम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, क्योंकि उसका काम क्या हो रहा है, प्रोटीन को यहां से वहां भेजना। प्रोटीन कहाँ था, प्रोटीन बनाया गया था आर पर, फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए भेजा कहाँ, आर के या ईआर के ल्यूमेन में। फिर इसके बाद में जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, अब इसके बाद में इसको कहीं और भेजा जाना है। कहाँ भेजा जाना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर कहीं और वहां पे प्रोटीन को दिया जाएगा। इसीलिए एक बोरा बनाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल बनाया जाता है सेल की भाषा में, और इसमें प्रोटीन को पैक करा जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो वेसाइकल है ये अल्टीमेटली इस वेसाइकल में है क्या, इस वेसाइकल में आप बोल सकते हो कि प्रोटीन है। ये देखो इसमें क्या है, प्रोटीन है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि एसईआर क्या करता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो लिपिड्स को भी जो है ना, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई आर ने एसईआर ने प्रोटीन बनाए हैं, लिपिड्स बनाए हैं, तो वो उनको बना करके अपने पास रख लेंगे। अरे भाई देना भी तो पड़ेगा ना आगे। तो जो भी लिपिड बना है उसको भी क्या होता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में पैक करके भेज दिया जाता है। अब आप देख सकते हो कि ये जो वेसाइकल है ये अल्टीमेटली देखो जा कहाँ रहा है, ये पूरा क्या है, ये अपना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और देखो ये अल्टीमेटली जो वेसाइकल, जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही जा रहा है, गोल्जी अपैरेटस में ही जा रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या, अभी बताया था मैंने आपको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो पोल्स होते हैं, सिस और ट्रांसफेस। सिस फेस को हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो चीजों को रिसीव करने का काम करता है। अब इस एनिमेशन को देख करके मुझे बताओ कि ये जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें सिस फेस कौन सा होगा और ट्रांस फेस कौन सा होगा। क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये वाला जो फेस है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, यही क्या कर रहा है, इस ट्रांसपोर्ट वेसाइकल को रिसीव कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर के जा रहा है। तो जाहिर है यही क्या होगा, सिस फेस होगा। और यही तो हमारा पॉइंट बोल रहा था हमसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस फेस होता है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स आते हैं जिनमें कि प्रोटीन्स भरे होते हैं, लिपिड्स भरे होते हैं, जिनको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना होता है मॉडिफिकेशन के लिए, फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। तो अब आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ, अगर सपोज मेरे सामने एक इंसान खड़ा है और मुझे वो ये पेन दे रहा है, तो मेरा जो मुंह होगा वो उस इंसान की तरफ ही तो होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो मुझे ऐसे पेन दे रहा है और मैं उसकी तरफ जो ना पीट करके खड़ी हूं कि हाँ दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कोई मुझे सामने से कोई चीज दे रहा है तो मेरा जो मुंह होगा वो उधर उसी डायरेक्शन में होगा ना, कि आप मुझे पेन दे रहे हो और मैं ऐसे खड़ी हूं कि हाँ चलो दो पेन। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए भाई सिस फेस का काम क्या है, चीजों को रिसीव करना। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स आ रहे हैं और इन वेसाइकल्स को सिस फेस क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो उसका जो मुंह है, जो सिस फेस है, वो कहाँ होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ ही होना चाहिए। ठीक है। इसी जीआईएफ में आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि एक और वेसाइकल देखो, अभी आएगा, ये देखो,
एक और वेसाइकल जो ना यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, ये देखो ये एक निकला, ये देखो ये दूसरा निकला। ये कौन सा वेसाइकल है? ये है बेसिकली सेक्रेटरी वेसाइकल। और ये वेसाइकल निकल करके कहाँ जा रहा है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर निकल रहा है और सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहा है। हो सकता है कि सेल की किसी दूसरी जगह पे चले जाए या फिर सेल के बाहर ही चला जाए। तो इसलिए ये क्या है? सेक्रेटरी वेसाइकल है। ये वेसाइकल बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी सब्सटेंस है उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लेकर के मतलब बाहर लेकर के जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये डेफिनेटली होने वाला है ट्रांसफेस। काम क्या होता है ट्रांसफेस का? शिपिंग डिपार्टमेंट है ना, रिसीविंग फेस तो चीज़ों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर के आ रहा है। ट्रांस जो फेस है, जो शिपिंग डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली क्या करेगा? चीज़ों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर लेकर के जाएगा ताकि उन चीज़ों की शिपिंग हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा सिस फेस और ये हो जाएगा ट्रांसफेस। अब तो नहीं भूलोगे ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ओके, the main function of the cis phase of the Golgi complex is to receive proteins and lipids from the endoplasmic reticulum। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन काम होता है cis phase का गोल्जी apparatus के, वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स और जो भी लिपिड्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना। Therefore आप बोल सकते हो कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा क्या करता है? फेसेस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा ऑलवेज फेस करता है किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है ना? वही वाली बात है, ऐसे ध्यान रखना कि अगर आपको कोई पेन दे रहा है तो आपका मुंह उस इंसान की तरफ ही रहेगा, आपकी पीठ नहीं रहेगी कि हाँ चलो दो पेन नहीं, ऐसे नहीं, दो पेन ऐसे होता है। नाउ since the cis phase receives vesicles, this phase is always called the forming phase। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो cis phase है वो क्या कर रहा है? वेसाइकल्स को रिसीव कर रहा है हमेशा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो नाम हो गए हैं कि cis phase को हम रिसीविंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग फेज। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही वेसाइकल्स को रिसीव करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? फॉर्मिंग फेज। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद में, अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो तो हमने जो एनिमेशन देखा है सो वो है ही अलग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पूरा आपका क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना। अजीब सा दिखता है, डिस्क लाइक होता है ना। अगर आप इसको पूरे को बनाओगे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, डिस्क जैसा। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं वो बेसिकली चपट गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, पैरेलली अरेंज हो गए हैं एक दूसरे से। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं। ये बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ईआर से। तो ये अल्टीमेटली कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? सिस फेज हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। फिर ये क्या है? अंदर आप बोल सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ल्यूमेन है। ये आपको सिस्टर्नी दिखाई दे रही होंगी। और फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स जो है ना निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो जैसे कि हमारे पास एक आटा सना हुआ है, उससे हम क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ के पिंच कर करके क्या करते हैं? बॉल्स बनाते हैं। कुछ इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स ऐसे पिंच कर करके निकलते हैं। सिमिलरली जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें भी क्या होने वाला है कि पिंच कर करके वेसाइकल्स निकलने वाले हैं। और इन वेसाइकल्स को अब हम ट्रांसपोर्ट नहीं, इन्हें हम बोलते हैं सेक्रेटरी वेसाइकल्स। ठीक है, और कहां से निकलेंगे? तो बेसिकली ट्रांसफेस से। मैंने आपको बताया था ना कि जो सिस्टर्नी होती है उसके पेरीफेरी पे छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। कुछ जो ट्यूब्यूल्स हैं वो अपने एंड पर जाकर के फूल जाती हैं वेसाइकल्स बनाने के लिए। तो कौन से वेसाइकल्स बन रहे हैं भाई? सेक्रेटरी वेसाइकल्स ही तो बन रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई पता है कि काम क्या होने वाला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कि भाई सिस फेस जो भी चीज़ों को अंदर ले रहा है उन चीज़ों का मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग के बाद में अल्टीमेटली वो जो चीज़ है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर जाएगी ना। बाहर कैसे जाएगी? तो बोरों में पैक होकर के, वेसाइकल्स में पैक होकर के। मतलब ये बात तो तय रहती है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो भी चीज़ आई है उसको बाहर भी जाना होगा, वेसाइकल्स में पैक करके ही भेजा जाएगा। तो अगर वेसाइकल्स में पैक करना ही है, इसका मतलब क्या कि वेसाइकल्स बनाने ही पड़ेंगे। और कैसे बनाए जाते हैं? तो सिस्टर्नी, देखो इस वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि सिस्टर्नी के पेरीफेरी पे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं
और इन ट्यूब्यूल्स का आप बोल सकते हो कि बेसिकली कुछ कुछ ट्यूब्यूल्स अपने एंड पर जाकर के ऐसे फूल जाती हैं और फूल करके क्या बनाती हैं, वेसाइकल्स बनाती हैं। इनमें क्या होता है, सपोज जो भी मॉडिफाइड प्रोटीन है वो भर दिया जाता है और फिर इसके बाद में जैसे कि हम आटे से क्या करते हैं, लोई बनाते हैं, वैसे ही ये जो वेसाइकल है ये बेसिकली ट्यूब्यूल से ऐसे डिटैच हो जाते हैं और ऐसे इंडिपेंडेंट वेसाइकल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आटे की लोई हम ऐसे पिंच करते हैं डो में से, वैसे ही जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जो भी मतलब जो भी उनके एंड फूल गए हैं वेसाइकल्स को बनाने के लिए, ये जो वेसाइकल्स है बेसिकली वो ट्यूब्यूल से ऐसे पिंच ऑफ हो जाते हैं और फिर इंडिपेंडेंट वेसाइकल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि ये तो हो गया था ना, हाँ फॉर्मिंग फेज तक हो गया था। नाउ द सिस्टर्ने आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स। जो सिस्टर्ने होते हैं उन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं एंड हैव स्वॉलन एंड्स। The secretory materials reach the Golgi complex from SER by the way of transport vesicles which bud off from SER and fuse with the Golgi cisternae on the cis phase। तो बेसिकली आपने बोला यहाँ पे कि जो सेक्रेटरी मटेरियल्स है, मतलब वो वाले मटेरियल्स जिनका अल्टीमेटली क्या होना है, सेक्रीशन ही होना है, वो मटेरियल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुँचते हैं। कैसे? SER से, बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। याद करो कि SER बेसिकली लिपिड्स बनाता है, इन लिपिड्स का अल्टीमेटली क्या होना है, सेक्रीशन ही होना है। तो ये जो लिपिड्स हैं, ये जो सेक्रेटरी मटेरियल्स हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक कैसे पहुंचते हैं, तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में भर के। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में आप बोल सकते हो कि लिपिड्स को भरा जाता है और फिर इसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस फेज होता है वो बेसिकली क्या करता है, इन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स को रिसीव कर लेता है। तो जो सेक्रेटरी मटेरियल है, जो लिपिड है, वो आप बोल सकते हो कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आ जाता है। सो बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स विच बड ऑफ फ्रॉम द SER एंड फ्यूज विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्ने ऑन द सिस फेज। नाउ अब ये जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं from the trans phase of the Golgi complex that carry them to their destination that is inside या outside the cell। अब trans phase से बेसिकली क्या होने वाला है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स बनने वाले हैं और इन सेक्रेटरी वेसाइकल्स में आप बोल सकते हो कि बाकायदा सेक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, जिनको कि जो सेक्रेटरी वेसाइकल है वो बेसिकली क्या करते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, या तो सेल के अंदर ही या सेल के सीधे बाहर। ठीक है, चलो अब अच्छा, यहाँ भी आप बोल सकते हो कि एक आपको सुंदर सा एनिमेशन दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, आपका पूरा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसके सिस फेज में क्या हो रहा है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिक्स फेज है वो क्या कर रहा है, देखो वेसाइकल्स को ले रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देखो कुछ इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं वो निकल रहे हैं। ER से ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स निकल रहे हैं, देखो निकल रहे हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस फेज होगा वो बेसिकली क्या करेगा, इन वेसाइकल्स को अंदर ले लेगा, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स को। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अच्छा यहाँ पे भी एक प्यारा सा GIF है ना, एनिमेशन है कि देखो ये क्या है, आपका पूरा ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ वाला हो गया और यहाँ पे आपको स्मूथ नजर आ रहा होगा। तो हुआ क्या, देखो यहाँ से आप बोल सकते हो कि वेसाइकल निकलेगा, ये देखो वेसाइकल में आप बोल सकते हो कि प्रोटीन भरा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कहाँ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेज में जाएगा और अंदर जाकर के बेसिकली जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी होना है, पैकेजिंग होनी वो होगी। और फिर आप बोल सकते हो कि जो अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ट्रांस फेज है, ये ट्रांस है और ये सिस फेज है ना। पता कैसे चलता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ट्रांस कौन सा है, सिस फेज कौन सा है, तो भाई वो वाला फेज जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने होता है, पास होता है, उसको हम बोलते हैं सिस फेज, और जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। देखो तो ट्रांस फेज से क्या हुआ, इसके बाद में ऐसे वेसाइकल्स निकले। इन वेसाइकल्स में आप बोल सकते हो कि क्या है, सेक्रेटरी मटेरियल है। तो ऑब्वियस सी बात है इन वेसाइकल्स का जो नाम है वो क्या पड़ेगा, सेक्रेटरी वेसाइकल पड़ेगा। इनका काम क्या होता है कि जो भी अंदर चीज भरी हुई है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। डेस्टिनेशन क्या है, या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। अब आप देखो कि ये जो सेक्रेटरी वेसाइकल है ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, उस सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो रहा है। फ्यूज होने से क्या होगा कि उस वेसाइकल में अब जो भी अंदर भरा होगा वो सेल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शिपिंग हो गई मटेरियल्स की आउटसाइड द सेल। ठीक है ना, तो यहां पे वेसाइकल बना ER से, क्या नाम है वेसाइकल का, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल।
प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। ये कहाँ जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेज में। अंदर पैकेजिंग होगी, फिर सिस फेज का जो ट्रांस फेज होगा वहां पे आप बोल सकते हो कि फिर से सेक्रेटरी वेसाइकल क्या होते हैं? बड ऑफ होते हैं। इन वेसाइकल्स में मटेरियल्स भरे होते हैं। ये वेसाइकल्स क्या करते हैं? या तो कहीं हो, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, अब सपोज कहीं और जो है ना इस वेसाइकल के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसकी जरूरत हो, तो ये क्या करेंगे वेसाइकल्स? इनको कहीं और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि सपोज हार्मोन्स हैं, अंदर क्या है? यहाँ पे हार्मोन्स हैं, तो सेल का काम क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स बने हैं उनको बाहर निकालना। अब इस सेक्रेटरी वेसाइकल में सपोज क्या है? हार्मोन्स भरे हैं, इन हार्मोन्स को कहाँ जाना है? सेल के बाहर जाना। तो क्या होगा? ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स जाएंगे सेल के सेल मेम्ब्रेन से जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद में वेसाइकल में जो भी हार्मोन्स भरे होते हैं वो सेल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब फंक्शन देख लेते हैं हम कि गोल्जी अपैरेटस इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड मेनी फंक्शन हैव बीन असाइंड टू इट। अच्छा, जो गोल्जी अपैरेटस है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत सारे फंक्शंस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को असाइन करे जाते हैं। कि भाई देखो, ऐसा होता है ना कि जो क्लास में सबसे एक्टिव बच्चा होता है उसी को क्या करते हैं? मॉनिटर भी बना देते हैं कि भाई तुम जो है ना अटेंडेंस का भी ध्यान रखोगे, तुम बोर्ड की डिज़ाइन का भी ध्यान रखोगे, तुम सब चीज़ का ध्यान रखोगे, है ना। तो कुल मिलाकर के उसी तरीके से जो गोल्जी अपैरेटस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनल, इसीलिए कई सारे फंक्शंस उसको असाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स modifies, sorts and packages the materials coming from ER or synthesized in the Golgi itself। इसका मतलब क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये तो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ER से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स में प्रोटीन्स भर के आते हैं, लिपिड्स भर के आते हैं, भर के आ तो गए, सिस फेज ने क्या करा, उनको रिसीव भी कर लिया और अब वो कहाँ आ चुके हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ल्यूमेन में आ चुके हैं। लेकिन अंदर क्या होगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करता है, इन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, फर्दर मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, अलग अलग करता है और फिर इसके बाद में पैकेजिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने गिफ्ट खरीदा शॉप से, अब इसके बाद में वो जो गिफ्ट है उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली गिफ्ट रैप भी कराएंगे, है ना। तो गिफ्ट हमने खरीद लिया और फिर इसके बाद में उसको हम क्या कर रहे हैं, गिफ्ट रैप करा रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ क्या कि हमने गिफ्ट खरीद लिया है, अब उसकी जो गिफ्ट रैपिंग है वो कराने के लिए हम कहाँ गए हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गए हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं वेसाइकल्स में भर भर के, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स में भर भर के, उन मटेरियल्स की फर्दर मॉडिफिकेशन कराना, उनको अलग अलग करना, सॉर्ट मतलब क्या, उनको अलग अलग करना, प्लस इसके बाद में उनको फर्दर पैकेज मतलब उनकी पैकेजिंग कर देना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आप बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रहे हैं केवल उनके ही मटेरियल्स को, नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद भी तो कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेगा ना। तो वो जो खुद सिंथेसाइज कर रहा है उन मटेरियल्स को भी वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्टिंग करता है और उनकी पैकेजिंग करता है। फिर इसके बाद में पैकेजिंग इन्वॉल्व्स रैपिंग द मटेरियल बाय अ मेम्ब्रेन, जैसे कि हम बोले ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है क्या, पैकेजिंग मतलब क्या, गिफ्ट रैपिंग। पैकेजिंग मतलब क्या, गिफ्ट रैपिंग, कि हम कर क्या रहे हैं, चीज़ों को गिफ्ट रैप कर रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर एक कवर चढ़ा रहे हैं। तो जो भी मटेरियल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आए हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने उन्होंने जो खुद बनाए हैं, उन मटेरियल्स को बेसिकली मेम्ब्रेन में पैक किया जाता है ना। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स रैपिंग द मटेरियल बाय अ मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। नाउ द मटेरियल्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि वो वाले मटेरियल्स जिनको कि हमें सेल के बाहर भेजना है, उनको सेक्रेटरी वेसिकल्स में पैक किया जाता है। द लेटर रिलीज देयर सेक्रेशन बाय एक्सोसाइटोसिस, और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है जैसे कि हमने अभी देखा कि वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाते हैं और अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेल के बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर कोई चीज़ जा रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, पढ़ा है ना हमने। फिर द मटेरियल्स सो पैकेज्ड इंक्लूड, अच्छा अब जो मटेरियल्स पैक किए जाते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स में, देखो आप बोल सकते हो कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके ट्रांस फेज से दो तरह के वेसिकल्स निकलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज से दो तरह के वेसिकल्स निकलते हैं, एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरे हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वेसिकल्स में बेसिकली वो चीज़ें भरी होती हैं जिनको कि सेल के बाहर रिलीज करना होता है।
सेल के बाहर सेक्रीट करना होता है, इसीलिए उन वेसाइकल्स का नाम क्या पड़ा है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। और वो चीजें जो कि सेल में ही कहीं अंदर, सेल के ही अंदर कहीं और उनको पहुंचाना है, मतलब जिनकी डेस्टिनेशन क्या है, सेल के अंदर ही है लेकिन कहीं और, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। जिनको सेल के बाहर जाना है, सेक्रीट आउट करना है जिनको, उनको पैक किया जाता है सेक्रेटरी वेसाइकल्स में, और जिनको सेल के अंदर ही कहीं और ट्रांसपोर्ट करना होता है उनको हम पैक करते हैं कहाँ, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स में। तो दो मटेरियल्स जो कि पैकेज किए जाते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन्स, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन पिगमेंट सेल्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को आप बोल सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेसाइकल्स में पैकेजिंग कराता है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी, देखो जो भी मटेरियल्स आए हैं वेसाइकल्स में भर भर के, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने जो भी उन्हें खुद ने सिंथेसाइज किया है, उन मटेरियल्स को मॉडिफाई करना, उनको अलग अलग करना और पैकेजिंग करना। पैकेजिंग मतलब क्या, मेम्ब्रेन में ऐसे लपेट देना। तो बेसिकली वो बोरे बन जाते हैं, वेसाइकल्स बन जाते हैं, दो तरह के, ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी, ठीक है। और फिर दोनों ही तरह के वेसाइकल्स जो हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेस से ऐसे पिंच, मतलब ऐसे बॉल्स की तरह जो है ना, ऐसे पिंच ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो जहाँ जाना चाहता है फिर वो वहाँ जाता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स, गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनल होता है, तो इसलिए इसको कई सारे काम असाइन करे जाते हैं। तो एक काम यहाँ पे ये भी है कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स को सिंथेसिस का काम भी किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे याद आया मुझे, एक वर्ड होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। हमने ये भी देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो दोनों टाइप्स हैं उसके, वो क्या करता है, एक जो है RER वो बना रहा है प्रोटीन, जो दूसरा SER वो क्या कर रहा है, लिपिड्स बना रहा है। इसका मतलब क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए हैं वो तो सेल के अंदर RER और SER बना ही रहे हैं। इसका मतलब क्या कि RER और SER जो भी बनाते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, उससे बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेंटेनेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि डेंस होते हैं, स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और डायामीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दीज वर, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि डेंस, ज़्यादातर आप बोल सकते हो जो डायामीटर है वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन देखने को एक बार पढ़ने को पढ़ लो। लेकिन असली में इनका शेप कैसा होता है, तो डेंस होते हैं, स्फेरिकल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इनको सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। किसको, राइबोसोम्स को। तो ये सवाल आ सकता है कि राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, या आप ये भी बोल सकते हो कि पैलेट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, तो वो होंगे हमारे राइबोसोम्स। क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स को जॉर्ज पैलेट ने ही सबसे पहले 1955 में डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या रख दिया गया है, इन पार्टिकल्स का नाम पैलेट पार्टिकल्स। ओके, देयर साइज इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड विथ विच दे सेडिमेंट इन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, कि किस स्पीड के साथ आप बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में ये सेडिमेंट होते हैं, उसके हिसाब से इनके साइज को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकरेंस। नाउ राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या कि हर किसी चीज में प्रोकैरियोटिक सेल्स पीछे नहीं होंगे। भाई देखो, प्रोकैरियोटिक सेल आप बोल सकते हो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते थे, है ना। इसका मतलब ये कि माना कि वो पुराने ज़माने के सेल्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम खोखले होते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं है, बेसिक चीज़ें तो उनमें भी पाई जाती हैं। अब राइबोसोम्स को तो हम बोलते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन को बनाती हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी होगी ना, इसीलिए प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हर चीज़ में प्रोकैरियोटिक सेल्स पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दे अकर इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स,
और अटैच्ड होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर एनवेलप के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये बस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, कौन, राइबोसोम्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी मिलते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे भी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही हो ना, चलो ठीक है। नाउ राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ईआर तो हमने पढ़ ही लिया है, साथ ही साथ होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी होते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स हैं उनके स्ट्रोमा में भी पाए जाते हैं। जब हम इन दोनों ही प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे तब हम ये वाला पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो राइबोसोम्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S। अगर हम बात करेंगे 70S की तो दीज आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो 70S राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम जो होता है उसके पास दो सब यूनिट्स होती है, कौन कौन सी, 50S एंड 30S, ठीक है। फिर इसके बाद में जो 80S राइबोसोम्स हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ईच 80S राइबोसोम में, इस पे भी आप बोल सकते हो कि दो सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, एक है 60S और एक है 40S, ठीक है ना, एक है 60S और एक है 40S। तो कुछ इस तरीके से आप ये चीज याद रखेंगे। तो जो 70S राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में। जो आप बोल सकते हो कि 70S राइबोसोम्स हैं वो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, 50S एंड 30S। जो 80S राइबोसोम्स हैं ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, 80S, और ये कौन से दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, 60S एंड 40S। चलो फिर इसके बारे में अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो बोथ द टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर माइन्यूट ऑर्गेनल्स विदाउट अ मेम्ब्रेन अराउंड देम। Chemically, both the ribosomal subunits consist of rRNA and proteins. Functions क्या होते हैं, तो बेसिकली हम सबको पता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन फैक्ट्रीज है इसका मतलब क्या कि धड़ाधड़ प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो आज के सेशन में हमने ER डिस्कस कर लिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया है और राइबोसोम्स को भी हमने कर लिया है डिस्कस। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और अगले सेशन में हम कुछ और सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर लो। कैसे, तो गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब यहीं पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, NTSC। NTSC बेसिकली अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि NTSC के वीडियोस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप NTSC का ऑप्शन दबाओगे NTSC के सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने खुल करके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब सपोज हमें क्या देखना है, केमिस्ट्री देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, NTSC केमिस्ट्री पे जाएंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। तो इसमें सबसे पहला जो आपको वीडियो मिलने वाला है वो किसका होगा, सिलेबस ओवरव्यू का। आपको अगर याद हो तो हमने प्रॉपरली अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करने के पहले हमने क्या करा था, पूरे साइंस सब्जेक्ट का एक सिलेबस देखा था कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने साइंस सब्जेक्ट का जो ओवरव्यू है, मतलब सिलेबस का जो ओवरव्यू है वो आपके सामने खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से लेक्चर खुल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ है कि भाई आज से हमको क्या करना है, तैयारी शुरू करनी है। और इसके लिए हमें क्या करना है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन वो देखना है। तो कैसे देखोगे, नेक्स्ट वीडियो का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका पहला लेक्चर कुछ खुल जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन को दबाते जाना और अगले 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 लेक्चर्स देखते जाना। फ़ायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के यहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। और यहाँ पे आप जो भी लेक्चर्स देखते हो, जितने भी आप वीडियोस देखते हो ना, उनमें कोई भी एड्स नहीं आते हैं, कोई भी ब्रेक्स नहीं आते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके जब आप वीडियोस को देखते हो तो उन्हें देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी पड़ता है। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली, magnetbrains.com। Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.